quarterly return monthly payment scheme. This scheme is now newly introduced, and quarterly return monthly payment scheme is an optional return filing scheme introduced for small taxpayers having aggregate annual turnover pen based of up to rupees 5 crore in the current and preceding financial year to furnish their form GSTR 1 and form GSTR 3B on a quarterly basis while paying their tax on a monthly basis through a simple challan. It is for those person whose turnover in a preceding financial year is up to 5 crore. And if it is above 5 crore, then this scheme is not available. And this is also optional for those whose turnover is less than 5 crore. They can also go for a normal scheme. That means monthly payment and monthly filing of return. Taxpayer having aggregate turnover up to 5 crore rupees in the preceding financial year. So जिसका भी turnover 5 crore या उससे ज़्यादा है, तो they are eligible for this scheme. Taxpayer can opt in the for any quarter from the first day of the second month. यानी आप कब ये ऑप्ट करना चाहते हो कि मंथली में नहीं करना चाहते हो और क्वार्टरली पेमेंट क्यूआरएमपी स्कीम में जाना चाहते हो, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक आपको रूल दिया है, जैसे एक्सप्लेन करते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे आपने रिटर्न फाइल कर दिया है मंथली। अब यहाँ पे मई से लेके जुलाई तक फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर टू फर्स्ट मंथ ऑफ द सेकेंड क्वार्टर, फर्स्ट मई टू 31 जुलाई, यानी यहां से लेके यहां तक आपको बता देना पड़ेगा कि आपको क्यूआरएमपी स्कीम चाहिए या नहीं चाहिए। मान लो कि आपने यहाँ पे मई में बता दिया, तो आपको ये क्वार्टर तो पे करना ही पड़ेगा मंथली पेमेंट से, बट नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट क्वार्टर यू आर एलिजिबल फॉर क्यूआरएमपी स्कीम। और आपको तब तक तो 31 जुलाई तक तो पता चल ही जाएगा कि आपको ये स्कीम में जाना है, क्योंकि देखो यहाँ पे तो अगर आप यहाँ पे भी नहीं बता पाओगे तो आपको यहाँ पे मंथली रिटर्न फाइल कर देना पड़ेगा। तो अगर आपको यहाँ पे जुलाई तक 31 जुलाई तक आपको बता देना पड़ेगा कि वेदर यू आर गोइंग फॉर क्यूआरएमपी स्कीम और नॉर्मल स्कीम, दैट इज मंथली रिटर्न पेमेंट एंड मंथली फाइलिंग ऑफ रिटर्न। उसी तरह से अगर आप सेकेंड क्वार्टर में देखो तो यहां से आपको कौन सा डेट मिलता है, अगर इसको एक्सटेंड करते हैं तो 1 अगस्त टू यहां तक आपको बता देना पड़ेगा। बहुत इजी, आपको पोर्टल में खाली आना, आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा वेदर यू वांट क्यूआरएमपी स्कीम, यस और नो, ऐसा दो ऑप्शन है। आपको यहाँ पे टिक करोगे तो क्यूआरएमपी का ड्यू डेट्स मिल जाएगा। अगर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट तो नो है ही, अगर आपको सिलेक्ट नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट जो नॉर्मल स्कीम है वो आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। इन शॉर्ट आप कभी भी यहाँ पे ऑप्ट इन ऑप्ट आउट कर सकते हो। आपको ये समझना है कि कब आप ऑप्ट इन कर सकते हो। तो अगर आपको देखो ये ऑप्ट इन करने का टाइम ड्यूरेशन है, यहाँ पे दिखाया है, देखो यहां से लेके यहां तक ऑप्ट इन कर सकते हो, या तो फिर यहां से लेके यहां तक, या तो फिर यहां से लेके यहां तक, कि आप कभी भी ऑप्ट इन ऑप्ट आउट कर सकते हो। नाउ क्राइटेरिया क्या है? टैक्स पेयर मस्ट हैव फर्निश द लास्ट रिटर्न एज अ ड्यू ऑन द डेट ऑफ द एक्सरसाइजिंग सच ऑप्शन, यानी आपको जो लास्ट रिटर्न है वो तो फाइल करना पड़ेगा। ऑप्शन वंस एक्सरसाइज, सो टैक्स पेयर आर नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज देयर ऑप्शन एवरी क्वार्टर, सेल्फ फर्निश रिटर्न अनलेस दे रिवाइज द सेड ऑप्शन। यानी एक बार आपने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया मींस आपको हर क्वार्टर में इसको सिलेक्ट नहीं करना है, ऑटोमेटिकली वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट ही रहता है। हाँ, अगर आप उसको डीसिलेक्ट कर देते हो, यानी आप उसको सिलेक्ट नहीं करते, तो आपको वापस मंथली नॉर्मल स्कीम में आ जाते हो। Migration means what? Taxpayer who have filed a return in GSTR 3B for October 2020 by 30th November 2020 shall be migrated on a common portal। यानी ये माइग्रेशन का है, जो GSTR 3B अक्टूबर 2020 का 30th नवंबर 2020 तक फाइल कर दिया है, तो वो ऑटोमेटिकली माइग्रेट हो जाएगा। यहाँ पे इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, इनवॉइस डिटेल्स कैन बी फाइल्ड इन GSTR 1 by using IFF फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ ऑफ द क्वार्टर। या आपको डिटेल्स तो जैसे जीएसटीआर 1 में मंथली एंटर करते थे, वैसा ही सारा डिटेल आईएफएफ के थ्रू आपको एवरी क्वार्टर में जो फर्स्ट मंथ होता है या सेकेंड मंथ होता है, उसके थ्रू आपको इनवॉइस डिटेल एंटर करना ही है। अगर आप वो एंटर नहीं करोगे तो ऑब्वियसली है
कि जो रेसिपेंट है उसको क्रेडिट नहीं ले पाएगा, वो 3 महीने तक वेट करना पड़ेगा उसको। और ऐसा कोई भी रेसिपेंट ऐसा परचेज करना नहीं चाहेगा कि जो 3 महीने तक उसका क्रेडिट ना मिले। तो इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे भी ऑप्शन निकाल दिया कि आपको आईएफएफ के थ्रू जितना भी आपके इनवॉइस है वो आप अपलोड कर दो, बट ओनली विच टाइप ऑफ इनवॉइस, बी टू बी, जिसमें क्रेडिट मिलने वाला है रेसिपिएंट को, वो इनवॉइस आप अपलोड कर दो कंपलसरी। बाद में आपको उसको री अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी थर्ड मंथ में जब आप GSTR 1 फाइल करते हो तब। तो मोर और लेस थोड़ा बहुत सिमिलर ही हुआ। पहले हम GSTR 1 में ये इनवॉइस डिटेल अपलोड करते थे कभी भी एनी टाइम। अब वो सारी चीज हम IFF के थ्रू अपलोड करेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ के लिए, फर्स्ट मंथ एंड सेकेंड मंथ ऑफ दी क्वार्टर। एंड जो थर्ड मंथ होता है तो ऑब्वियसली वहां पे तो हम GSTR 1 फाइल करने ही वाले हैं, तो उसमें जितना आपने फर्स्ट मंथ एंड सेकेंड मंथ में अपलोड कर दिया है उसको वापस अपलोड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ दोज थिंग्स विच इज नॉट अपलोडेड इन थर्ड मंथ एंड अभी भी स्टिल लेफ्ट, उसको खाली अपलोड करना है एंड देन GSTR 1 आपको फाइल कर देना। दिस विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन ऑन सच टैक्स पेयर एज नाउ द टैक्स पेयर need to file only 4 GSTR 3B return instead of 12 GSTR 3B returns in a year. Similarly, they would be required to file only 4 GSTR 1 returns since invoice filing facility इज प्रोवाइडेड अंडर दिस स्कीम। बिकॉज यहाँ पे देखो पहले 12 टाइम्स फाइल करना पड़ता था, 12 टाइम्स इन ए ईयर GSTR 3B एंड GSTR 1, बट नाउ अब वो 4 टाइम ही अपलोड करना पड़ेगा क्योंकि क्वार्टरली आप ऑब्वियसली आप GSTR 1 क्वार्टरली स्कीम में जाते हो, मीन्स आप 1 भी 4 टाइम फाइल करना पड़ेगा आपको। GSTR 1 एंड GSTR 3B है वो भी आपको 4 टाइम ही फाइल करना पड़ेगा, बट आपको यहाँ पे डिटेल्स इनवॉइस का तो IFF के थ्रू प्रोवाइड करना ही है एवरी मंथ। ऑप्टिंग फॉर QRMP स्कीम इज GST इनवॉइस। Distinct person can avail QRMP scheme option for one or more GSTNs. It implies that some GSTN for a PAN can opt for QRMP scheme and remaining GSTN may not opt for said scheme. एक ही पैन पे दो अलग अलग GSTN नंबर है, नंबर 1 एंड नंबर 2। so number 1 can go for QRMP scheme and number 2 can go for normal scheme। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि एक ही पैन बेस पे अगर आपने दो GSTN नंबर अलग अलग स्टेट में लिया है या सेम स्टेट में लिया है तो एक के लिए आप QRMP स्कीम और दूसरे के लिए आप नॉर्मल स्कीम में जा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलिजिबिलिटी फॉर QRMP स्कीम क्या है तो ऑब्वियसली मैंने पहले भी बता दिया, रजिस्टर्ड पर्सन having an aggregate turnover up to ₹5 crore in the preceding financial year who have opted to furnish quarterly return under the QRMP scheme as the class of person who shall furnish a return for every quarter for January 2021 onwards and pay tax due every month। जिसका भी एग्रीगेट टर्नओवर यहाँ पे लिखा है, देखो एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ है, they can go for this scheme। Thus, the taxpayer whose aggregate turnover is up to 5 crore in the preceding financial year are eligible for QRMP scheme। For computing aggregate turnover, detail furnished in return for taxpayer in the preceding financial year shall be taken into account। यानी preceding financial year का आपका turnover decide करेगा whether you are eligible for QRMP scheme or not। Condition and restriction क्या है उसके लिए? First condition, registered person under QRMP scheme must have furnished the return for the preceding month as due on the date of exercising such option। A registered person shall not be eligible to opt for QRMP scheme if he has not furnished the last return due on the date of exercising such option। Example एक देख लेते हैं, if registered person intending to avail a QRMP scheme for a quarter July to September, ये क्वार्टर है जुलाई टू सितंबर, जुलाई होगा सितंबर, यहाँ पे वो QRMP स्कीम में जाना चाहता है, इज एक्सरसाइज हिज ऑप्शन ऑन 27 जुलाई और 27 जुलाई को उसने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया, बिकॉज ये कर सकता है क्योंकि जुलाई 31 जुलाई तक ये ऑप्शन में वो जा सकता है फॉर द सेड क्वार्टर। He must have furnished the return for the month of June which was due on 22nd and 24th of July। बोलना ये चाहते हैं यहाँ पे ही मस्ट हैव फर्निश द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ जून। उसने जून महीने का पूरा जो रिटर्न था GSTR 3B वो अगर फाइल किया है तभी वो स्कीम में जा सकता है जुलाई टू सितंबर वाले क्वार्टर में। Once you have selected the option,
that means you will be continue with the that same option that government is assuming. जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करते, until and unless you are saying that you are revising the said option, you cannot change your decision. If you are changing your decision, you have to inform the government. And how you can inform? You have to select yes or no tab, and then only government come to know whether you have changed or not. Otherwise, if nothing is said, then you government assume that you will continue with the same scheme. Manner of exercising option of QRMP scheme. Rule 61A. A registered person intending to opt for QRMP scheme for any quarter shall indicate his preference for furnishing of return on a quarterly basis from first day. मैंने आपको ये पहले ही सबसे पहले बता दिया था. First day of the second month of the preceding quarter till the last day of the first month of the quarter for which the option is being exercised. Example, a registered person intending to avail QRMP scheme for the quarter July to September. Now उसके लिए what is the time period? उसके प्रीवियस क्वार्टर में जाओ आप, तो उसका प्रीवियस क्वार्टर होगा अप्रैल, मई, जून. अब वहां पे उसका एक्सरसाइज कब से कब तक कर सकता है? तो 1st मई टू 31st जुलाई. 1st May is first day of second month. And what is 31st July? 31st July is last day of first month. 3 महीने के अंदर अंदर उसको बता देना है कि whether you want to go for QRMP scheme or not. और जब भी वो बताएगा तो उसके प्रीवियस पीरियड का उसको रिटर्न GSTR 3B फाइल किया होना चाहिए, तभी वो ये ऑप्शन में जा सकता है. However, where such option has been exercised once, the said registered person shall continue to furnish the return on a quarterly basis for a future tax period unless he become ineligible for this scheme as per the condition and restriction notified in this regard. यानी कभी कभी ये स्कीम में से कब वो निकल सकता है? नॉर्मली वो कंटिन्यू करेगा, बट कभी कभी वो इनएलिजिबल बन जाता है. कब वो इनएलिजिबल बन जाता है? व्हेन हिट्स टर्नओवर इज मोर देन 5 करोड़. जब उसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो इनएलिजिबल हो जाएगा. ये स्कीम में से नहीं है. ऑप्ट फॉर फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑन ए मंथली बेसिस इलेक्ट्रॉनिकली ऑन ए कॉमन पोर्टल. जब वो कॉमन पोर्टल पे ही बता देगा इलेक्ट्रॉनिकली कि आई वांट टू फाइल माय रिटर्न ऑन ए मंथली बेसिस, वहां पे जाके यस क्लिक कर देगा, तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली ये स्कीम में से निकल जाएगा. तो ये दो कंडीशन है जहां पे बताया गया है कि आप क्यूआरएमपी स्कीम में से नॉर्मल स्कीम में चले जाओगे व्हेन यू कैन बिकम इनएलिजिबल. In case where a registered person's aggregate turnover crosses 5 crore during a quarter in a financial year, he shall not be eligible for furnishing of return on a quarterly basis from the first month of the succeeding quarter. He shall opt for furnishing of return on a monthly basis electronically on a common portal from the first month of the quarter succeeding the quarter which is aggregate turnover exceeding 5 crore. ये पहले यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि वो कब निकल जा सकता है, जब वो इलेक्ट्रॉनिकली बोल देगा या तो उसका टर्नओवर 5 करोड़ से बढ़ जाएगा तब. द फैसिलिटी फॉर ऑप्टिंग आउट यानी बाहर निकलने का जो है प्रोसेस वो भी ऐसा ही है. ऑफ द स्कीम ऑफ ए क्वार्टर विल बी अवेलेबल फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टर टू द लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर. जो जैसा ऑप्ट इन का है ऑप्शन, वैसा ही ऑप्ट आउट का भी ऑप्शन है. तो बहुत सिंपल प्रोसीजर है. एंड फॉर्म एंड मैनर ऑफ फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई GSTR 1 सेक्शन रूल 59 सब्स्टिट्यूटेड with a new rule. The details of outward supplies are required to be furnished electronically in form GSTR 1 for the month or quarter. आपको ये GSTR 1 का डिटेल तो आपको भरना ही पड़ेगा लास्ट क्वार्टर के लास्ट मंथ में. नाउ invoicing furnishing facility. A taxpayer opting for QRMP scheme may furnish the details of such outward supplies to a registered person as he may consider necessary for the first and second month of a quarter using invoicing furnishing facility. जुलाई, अगस्त एंड सितंबर ये क्वार्टर है. अब आपको यहाँ पे आईएफ आपने क्यूआरएमपी स्कीम ले लिया है, दैट मीन्स आप यू आर फाइलिंग रिटर्न ऑन क्वार्टरली बेसिस, पेमेंट इज ऑन ए मंथली बेसिस. नाउ आपको आईएफएफ के थ्रू क्या करना है और जीएसटीआर 1 के थ्रू कौन सा इनवॉइस अपलोड करना है. तो आईएफएफ इज नथिंग बट इट इज अपलोडिंग ऑफ इनवॉइस. एंड आपको जुलाई में आईएफएफ के थ्रू इनवॉइस अपलोड करना है, अगस्त में भी आईएफएफ के थ्रू इनवॉइस अपलोड करना है, बट जो सितंबर है
उसमें आपको GSTR 1 के थ्रू डिटेल एंटर करना है, बिकॉज यहाँ पे आपको रिटर्न फाइल कर देना है। तो इस तरह से अब भले ही आपको रिटर्न GSTR 1 है वो क्वार्टरली फाइल करना है, बट जो आपका इनवॉइसिस है, B2B का इनवॉइसिस है, वो तो सारा आपको जुलाई अगस्त में आपको अपलोड करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पे उसको क्रेडिट चाहिए और सारी डिटेल आपको IFF के थ्रू एंटर करनी पड़ेगी। फर्स्ट 2 मंथ के लिए वो IFF के थ्रू इनवॉइस फर्निश करेगा, बट जो लास्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर है उसके लिए वो GSTR 1 ही फाइल करेगा और उसमें सारा डिटेल समराइज करके फाइल कर देगा। The facility of furnishing detail of IFF has been provided so as to allow details of such supply to be duly reflected in the form GSTR 2A and GSTR 2E of the concerned recipient। यानी ये IFF क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर मैंने पहले भी बोला कि अगर ये IFF के थ्रू रिटर्न फाइल नहीं करेगा, अपलोड नहीं करेगा, तो जो रेसिपिएंट है, B2B वाले रेसिपिएंट है, उनको क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने उनको ध्यान में लेते हुए IFF को इंट्रोड्यूस किया। In case where a buyer has made a purchase from a person opting for QRMP scheme, he could not have claimed full ITC, but due to introduction of IFF, such delay will not occur, as the details submitted using IFF will be reflected in GSTR 2A, GSTR 2B, GSTR 4A and GSTR 6A of the recipient as the case may be। जो भी एप्लीकेबल है उसमें दिख जाएगा। अब वो सारा इनवॉइस का जो डिटेल है IFF के थ्रू अपलोड कर देगा, तो जो रेसिपिएंट है उसको जो भी एप्लीकेबल है GSTR 2A 2B 4A एंड 6A, इसमें सारा डिटेल मिल जाएगा। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी क्या है? फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर, सेकेंड मंथ ऑफ द क्वार्टर, आपको यहाँ पे सारा इनवॉइस अपलोड करना है अप टू क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ ₹50 लाख इन ईच ऑफ द मंथ। आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे भी एक लिमिट बता दिया है कि आप 50 लाख से ऊपर का वैल्यू IFF के थ्रू नहीं एंटर कर सकते, क्योंकि अगर आप 50 लाख इंटू 12 करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 6 करोड़ हो जाएगा, एंड 6 करोड़ हो गया मीन्स ये 5 करोड़ से ऊपर चला जाएगा टर्नओवर। तो गवर्नमेंट ऐसा मानती है कि अगर आपका पर मंथ 50 लाख से ज्यादा टर्नओवर है, दैट मीन्स यू आर नॉट एलिजिबल। तो इस केस में आपको ये फायदा नहीं मिलता। फर्स्ट डे टू 13th डे ऑफ द सक्सीडिंग, तो आपको GSTR 1, यहाँ पे तो आपको GSTR 1 ही फाइल करना है फ्रॉम 1 to 13 ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, यानी सक्सीडिंग मंथ ऑफ द क्वार्टर। जो क्वार्टर खत्म होता है उसके बाद जो मंथ आता है उसके बाद आपको ये फाइल करना है। द IFF इज नॉट मैंडेटरी बट एन ऑप्शनल फैसिलिटी मेड अवेलेबल टू द रजिस्टर्ड पर्सन अंडर द QRMP स्कीम। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल स्कीम है। It is optional. A registered person may choose to furnish the details of outward supplies made during a quarter in form GSTR 1 only without using IFF। अगर वो चाहे तो ये सारा डिटेल GSTR 1 के थ्रू भी फाइल कर सकता है, IFF को एंटर करने की या ऑप्शन जाने की जरूरत नहीं है। Taxpayer using IFF can upload the invoice details up to cumulative value of ₹50 lakh in each of the first 2 months of the quarter। मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बता दिया कि 50 लाख से ज्यादा आप IFF के थ्रू अपलोड नहीं कर सकते, और 50 लाख से ज्यादा है तो आप QRMP स्कीम के लिए भी एलिजिबल नहीं है, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला है। The invoice are to be furnished in IFF between first day of the succeeding month till the 13th day of the succeeding month। The said facility would however be available, for example, for July from 1st August till 13th August। Similarly, for August, the said facility will be available from 1st September to till 13th September। तो यहां तक IFF के थ्रू आप अपलोड कर सकते हो एवरी मंथ, बट जो लास्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर है वहां पे आपको सारी डिटेल GSTR 1 के थ्रू अपलोड करनी है। The details of invoice furnishing using IFF in the first 2 months of the quarter are not required to be furnished again in GSTR 1 for the said quarter। आपने जो भी डिटेल IFF के थ्रू फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द क्वार्टर में एंटर की है उसको वापस आप GSTR 1 जब अपलोड कर रहे हो वहां पे आपको एंटर करने की जरूरत नहीं, वो सेम डिटेल, क्योंकि ऑलरेडी वो आ चुकी है डिटेल्स। ये एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे a registered person who has availed the QRMP scheme wants to declare 2 invoices out of total 10 invoices issued in the first month of the quarter, since the recipient of supplies covered by those 2 invoices
desires to avail ITC in that month itself. Details of these two invoices may be furnished using IFF. अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि मान लो कि किसी ने QRMP स्कीम लिया है. अब 2 invoices आउट ऑफ 10 invoices. अब एक ऐसा रेसिपिएंट है जिसको क्रेडिट चाहिए कि आप ये 2 invoices अपलोड कर दोगे IFF के थ्रू तो उसको क्रेडिट मिल जाएगा, उसके जो 2A में है या 4A में है या 2B में रिफ्लेक्ट होके आ जाएगा. तो आप ये 2 invoices यू कैन अपलोड थ्रू IFF. The details of remaining 8 invoices shall be furnished in Form GSTR1 of the said quarter. The 2 invoices furnishing in IFF shall be reflected in Form GSTR2B of the concerned recipient of the first month of the quarter, and remaining 8 invoices furnishing in GSTR1 shall be reflected in Form GSTR2B of the concerned recipient of the last month of the quarter. यानी जो इनवॉइसेस उसने आईएफएफ के थ्रू बता दिया है उसको वो जीएसटीआर 2A में दिख जाएगा, और बाकी का अभी तक 8 इनवॉइसेस जो नहीं दिखा है, जो वो जब जीएसटीआर 1 फाइल करेगा तब वो दिखाएगा, तो उसको लास्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर में वो डिटेल्स दिख जाएगी. इन द आईएफएफ द टैक्स पेयर हैज टू सबमिट B2B business to business invoices detail both interstate and intrastate supply transaction along with the debit and credit note of the B2B invoices issued during the month. The details of outward supply furnished using IFF shall include, यानी यहाँ पे देखो कौन सा डिटेल आपको IFF के थ्रू अपलोड करना है, B2B सप्लाई. इनवॉइस वाइज डिटेल्स ऑफ इंट्रास्टेट सप्लाई मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, जो रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया वेदर इट इज इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट जो भी है आपको अपलोड करना है. डेबिट एंड क्रेडिट नोट इफ एनी इशू ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सच इनवॉइसेस इशूड प्रीवियसली. आपने अगर डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू किया है इन द प्रीवियस मंथ तो वो भी अपलोड करना है. However, if registered person does not opt to upload invoices using IFF, then he has to upload invoices detail of for all the 3 months for the quarter in form GSTR1. अगर वो IFF के थ्रू अपलोड नहीं करता एक भी इनवॉइसेस तो उसको GSTR1 में पूरा डिटेल 3 मंथ्स का एक साथ अपलोड करना पड़ेगा, एंड दैट बिकम्स वेरी टफ. रेसिपिएंट को भी पसंद नहीं आएगा क्योंकि उसको वहां तक क्रेडिट का वेट करना पड़ेगा और उसका जो कैश बैलेंस है, कैश फ्लो है, वो इफेक्ट हो जाएगा क्योंकि उसको पेमेंट तो करना ही पड़ेगा बट उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा तो उसका कैश फ्लो इफेक्ट करेगा. वाइज डिटेल्स ऑफ ऑल इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट सप्लाईज मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन आपको अपलोड करना है. इंटरस्टेट सप्लाईज विद इनवॉइस वैल्यू more than 2.5 lakh, that is 2,50,000 made to unregistered person. आपको अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो 2,50,000 से ऊपर वैल्यू है तो उसका आपको डिटेल इनवॉइस वाइज ही एंटर करना है. कंसोलिडेटेड डिटेल्स ऑफ ऑल, ये मैंने आपको पहले भी समझा है. इंट्रास्टेट सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन फॉर ईच रेट ऑफ टैक्स, एंड स्टेट वाइज इंटरस्टेट सप्लाईज विद इनवॉइस वैल्यू अप टू रुपीज 2,50,000 मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन फॉर ईच रेट ऑफ टैक्स. तो ये मैंने बहुत पहले आपको कवर किया है कि कब आपको इनवॉइस वाइज डिटेल एंटर करना है और कब कंसोलिडेटेड डिटेल्स एंटर करना है. डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट्स if any issued during the month of for invoice issued previously. Like, share and subscribe my YouTube channel for more videos like this.